हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे सीजीएल का जो 9 सितंबर को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का मैं करा चुका हूं पहले ही। ये मैं सॉल्व करूंगा सेकेंड सितंबर को जो पेपर हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने जो पीडीएफ ली है गगन सर के चैनल से लिए, गगन सर के इंस्टाग्राम से। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, ओके, चलते हैं हम लोग मैथ के पोर्शन पे। ये कौन सी तारीख का है? 9 सितंबर का सेकेंड मीटिंग का। ठीक है, चलो मैथ पे हम लोग चलते हैं। हम लोग मैथ पे आते हैं। मैथ, ओके, ये आगे यहाँ से हमारे शुरू होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 8.3 क्यूब प्लस 9.2 क्यूब प्लस 6.1 क्यूब माइनस 3 इंटू 8.3 9.2 एंड 6.1। अच्छा देखो, यहाँ से एक आपको बताएं, एक फार्मूला होता है कि एक फार्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और इक्वल टू, इसके वैसे तो 2-3 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इस टाइप को बना है। तो इससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी एंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये फार्मूला होता है। तो सेम फार्मूला यही दिख रहा है कि ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab तो इधर है, और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ये नीचे आ गया। इधर ले आते हैं, अब ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो यहाँ डिवाइड में ही आएगा। तो यहाँ लिखते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यहाँ से हट गया तो इसका इक्वल क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे सेम ही लगेगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc लिखा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए क्या है आपका 8.3, बी क्या है 9.2 एंड सी क्या है 6.1। तीनों को ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 1 6.6 एंड 9 6 15 8 15 23। तो इसका आंसर होगा 23.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 की राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान में ब्याज का धनात्मक अंतर। ठीक है, तो इसका और इसका ब्याज निकाल लेते हैं और फिर कितना डिफरेंस आता है वो देखते हैं। देखो 5,000 पर कितना हो जाएगा, 15 दिया 45% ब्याज, और इधर 8,000 पर कितना हो जाएगा 12 चौको 48%। ठीक है, तो परसेंट हटेगा अपॉन 100 लगेगा, यहाँ परसेंट हटेगा अपॉन 100 लगेगा। ठीक है, 2 जीरो से दोनों जीरो चले गए, तो 45 में 50 का मल्टीप्लाई, तो ये होगा हमारा 0 5 5 5 25 2 5 20 2 22। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 2 जीरो से दोनों जीरो चले जाएंगे, 0 8 64 6 8 32 6 38। इसका मतलब 5,000 की धनराशि पे हमें इतना ब्याज मिल रहा है, 8,000 की धनराशि पे इतना मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, तो बड़े से छोटे को घटा देते हैं। 0 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर कितना होगा 1590। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु का, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात क्या होगा? ठीक है, हम ए बी और सी लिख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ए बी की आयु का 3 गुना है, यानी कि अगर बी एक्स होगा तो ए 3x होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी बी एक्स है तो सी एक्स प्लस 5 होगा, क्योंकि ये इससे 5 वर्ष बड़ा है। कह रहा है तीनों की आयु का योग 75 वर्ष है, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, और यही आपका कितना है 75, 3 1 4 1 5x प्लस 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 75, तो 5x हो जाएगा आपका 75 माइनस 5 70, और x आपका हो जाएगा 5 से कट जाएंगे ये तो 14। इसका मतलब x 14 हो गया, तो a की जो आयु होगी 14 दिए 42 होगी। ठीक है, b की 14 होगी, और c की x प्लस 5 है तो 14 प्लस 5 19 होगी। ठीक है,
अब कंडीशन दूसरा क्या करें, 5 वर्ष पहले बी की आयु, बी 14 है, 5 वर्ष पहले -5 करेंगे, 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष ए की आयु, ए कितना है 42, तो अब से 3 वर्ष बाद बी कितना रहा होगा, 45 रहा होगा। यही डिफरेंस पूछा गया, पहले बी वाले को लिख लेते हैं 9, फिर ए वाले को 45, यही रहा होगा। इनका रेशियो 1:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप एम और एम एन एस एक टैंक को 25, 50, 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। ओके, टैंक में अति प्रवाह मतलब कि ओवरफ्लो ना हो, इसका मतलब काम खत्म होने के बाद की बात है। 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में काम करें, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो एम है ये करता है 25 मिनट में। ठीक है, एन है ये करता है 50 मिनट में, और एस है ये करता है 100 मिनट में। तीनों का जो एलसीएम होगा 100 ही होगा, तो ए की एम की इफिशियंसी आ जाएगी 25 चौको 100, एन की आ जाएगी 50 दूनी 100, और एस की आ जाएगी 1। प्रारंभ में क्या कह रहा है, एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। इसका मतलब एन और एस क्या है, 2 और 1 3। इसका मतलब प्रारंभ के 10 मिनट यानी कि 3 की इफिशियंसी से 10 मिनट काम होता है। ठीक है, अगला कह रहा है फिर एन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक करता हूँ। एन को बंद कर दिया जाता है, एम को खोल दिया जाता है। इसका मतलब अब काम करेंगे एम और एस, यानी 4 और 1 5, 5 की इफिशियंसी से। लेकिन कोई ये नहीं बोला है कितनी देर के लिए खोला जाता है। ठीक है, इसको होल्ड कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है, यानी कि एस बंद हो जाता है, यानी कि लास्ट के 15 मिनट कौन काम करेगा, अकेला एम। किस इफिशियंसी से, 4 की इफिशियंसी से। लास्ट के 15 मिनट 4 की इफिशियंसी से एम काम करेगा। ठीक है, क्योंकि एस बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तो आपका 30 वर्क हुआ, यहाँ 60 वर्क हुआ टोटल, यानी कि 90। और ओवरऑल वर्क है कितना, 100, और यहाँ भी 90 ही काम हुआ। इसका मतलब इस बीच में जो काम है वो 10 हुआ होगा, 10 काम हुआ होगा, तभी तीनों का मिला के 100 हुआ जाके। अच्छा, तो फिर सीधी सी बात, 5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ जो 10 वर्क हो जाए, 2 का। तो इसका मतलब पहले के 2 एन और एस ने 10 मिनट काम किया, 10 मिनट काम किया 3 की इफिशियंसी से, क्योंकि 2 और 1 3 है, तो 30 काम हुआ। बीच में क्या है कि एन को बंद कर दिया गया, एम को खोल दिया, तो एम और एस यानी कि 4 और 1 5 की इफिशियंसी से 2 मिनट काम हुआ, तो 10 काम हो गया। लास्ट के 15 मिनट एम को एस को बंद कर दिया जाता है, तो एम ने 4 की इफिशियंसी से 15 मिनट यानी कि 60 काम किया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तीनों पाइप इस पैटर्न में काम करें, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ 10 मिनट लग रहा है, यहाँ 2 मिनट लग रहा है, यहाँ 15 मिनट लग रहा है। इसका मतलब 10 + 2 + 15 यानी कि टोटल 27 मिनट में ये काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करें। ओके, 21 - 4.9 डिवाइड बाई 7 + 3.9 इंटू 4 + 4 ये ना 0.4 इंटू 0.9। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे तो 21 का 21 लिख लेंगे, -4.9 7 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 0.7, प्लस 3.9 का 0.4 में मल्टीप्लाई, 3.9 का 0.4 में, तो 4 नेम 36, 3 4 × 12 3 15, 1 और 2 के बाद एलसीएम यानी कि 1.56। ठीक है, प्लस 0.9। इसका मतलब हम जोड़ देते हैं प्लस वालों, यानी 21 + 1.56 + 0.9, तो 21 1.56 0.9, 6 9 5 14, 1 1 2 1 3 और 2 यानी कि 23.46 और -23.46 में माइनस करेंगे ये 0.7,
ठीक है, इसमें से 23.6 में 0.7 माइनस करते हैं तो बचेगा यहाँ 6, यहाँ में 14 में 7 के 7, यहाँ 2 ही बचेंगे तो 22.76 बचेगा। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। ठीक है, और 32% की छूट दी जाती है। तो ठीक है, हम तीन वही लिख लेते हैं, CP SP MP। ये कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 126 होगा। ठीक है, अब 32% की छूट हमेशा किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे, यानी 126 पे हम लोगों ने 32% की छूट दे दी, 32/100। अच्छा, तो 32% की छूट दे दी हमने, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32% की छूट दे दी तो इसका मतलब बेचा कितने पे है, 68% पे, तो हम 126 का 68% ही निकाल लेते हैं ना। 126 का 68% ही निकाल लेते हैं, तो 68/100 मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो मैं 32 की छूट दे दी तो मैं 68 पे ही बेच रहे हैं, तो वही निकाल लेते हैं। 126 68 48 4 8 16 4 20 2 8 8 2 10 36 3 12 3 15 1 6 कम 6 1 7। ठीक है, यानी 8 6 5 8 8। ठीक है, यानी 8 5 6 8। ठीक है, ओके, यानी कि अब पॉइंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद यहाँ डिवाइड 100 भी तो है, इसका मतलब उसने बेचा है 85.568 का। कह रहा है हानि प्रतिशत यहीं से निकाल लो। CP 100 है, SP 85.68 है, तो ठीक है, तो इसको 0.00 कर लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, तो ये बच रहा हमारा 14.32। यही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x y के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर x ये है तो ऐसा y होगा। ठीक है, तो y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है। ओके, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या है। जब x y के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब होता है x y इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के। ठीक है, अरे इसका मतलब x1 y1 होगा x2 y2, क्योंकि हम सभी को एक तरफ कर देते हैं जो हमारे वेरिएबल होते हैं। पहले में x1 को हमने कितना माना है 2, y1 कितना है 6, दूसरे में कह रहा है x को 3 करना है, यहाँ y की वैल्यू। ठीक है, तो 2 इंटू 6/3, 3 2 जा 6, यानी y आपका आ गया 2 2 जा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7 वर्ष पहले प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। ओके, अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी आयु पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अच्छा, प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु को योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्राची, यहाँ लिखता हूँ डॉटर। कह रहा है 7 वर्ष पहले प्राची की आयु कितनी, पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि प्राची अगर 4 रेशियो में थी तो डॉटर 1 रेशियो में। यही तो कह रहा है अपनी पुत्री की आयु 4 गुनी थी। अब क्या कह रहा है 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब क्या होता है 5/2। 2.5 गुनी यही तो होता है 5/2। इसका मतलब अब जो है जो भी है 4 वर्ष बाद अगर डॉटर 2 साल की होगी प्राची तो फिर 5 साल की होगी। अब कितना भी बढ़े एज गैप इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे गैप देखो दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे। यहाँ पे इक्वल 3 है, यहाँ पे 3 है डिफरेंस, यहाँ भी 3 ही डिफरेंस, इसका मतलब इक्वल है। तो ठीक। अच्छा, 4 से 5 आने में टाइम कितना लगा, 7 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी कि टाइम लग गया 11 साल। तो यहाँ 1 का डिफरेंस जरूर है, लेकिन ये किसके बराबर है 11 साल के। ठीक है, तो इसका मतलब प्राची की अब तो यहाँ पे 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा, मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, ये 4 11 चौको 44 हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर 44, और ये 1 तुम्हारा 11 हो जाएगा।
5 कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और 11 × 2 = 22। यानी वर्तमान से 7 वर्ष पहले 44 ये थी तो ये 11 थी, और वर्तमान से 4 वर्ष बाद ये 55 थी तो ये 22। ठीक है, कह रहा है वर्तमान की आयु, वर्तमान यानी यहीं कहीं बीच में होगा। क्या कह रहा है, वर्तमान कहाँ से आएगा, 7 वर्ष पूर्व, या तो मैं 44 में 7 जोड़ दूं तभी तो हम वर्तमान में पहुंचेंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात हो रही, या मैं 55 में से 4 घटा दूं, क्योंकि या तो 4 वर्ष जो आगे निकल चुका है उससे 5-4 साल पीछे ले आओ, तो दोनों ही कंडीशन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 51 वर्तमान में। सेम चीज़ 11 में या तो मैं 7 जोड़ दूं, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात हो रही, तो 18, या 22 में 4 घटा लूँ तब भी 18, तो दोनों की एज आ जाएगी 51 + 18, और योग पूछा गया है तो 69। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो शेष राशि बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत ही पूछ रहा है ना, तो 16,000 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मान लो एक व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है 100 है और खर्च कह रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो 80 होगा, तो फिर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20 की हो जाएंगी। इसका मतलब अगर इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 80 खर्च करता है तो 20 रुपये बचाता है। कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि होगी, तो 100 का 20% कितना होता है, 20, और खर्च में 10% की वृद्धि, यानी एक्सपेंडिचर में 10% की, यानी 80 का 10% कितना होता है, 8। कह रहा है बचत में प्रतिशत वृद्धि। देखो हमें यहाँ पे जब जैसे ये इक्वल है, ये इन दोनों सम के इक्वल होता है, तो मतलब मुझे यहाँ भी कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ताकि इन दोनों का सम 20 हो जाए, तो यहाँ मैं 12 ही रखूँगा। अब यही 12 बढ़ा है किस पे, सेविंग पहले कितनी थी, 20 पे, मल्टीप्लाई 100, 25 जाए, यानी 12 × 5 = 60% की वृद्धि हुई है सेविंग में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ कितना है। ठीक, यानी कि वस्तु थी 42,000 की, 20% यानी क्या होता है, 1/5, हानि पर बेचा यानी 5 में से 1 की हानि पर 4 पर बेच दिया है, टोटल 5। ठीक है, इतने में थी। अब कह रहा है कि अब ये राशि मिल गई हमको, उसने एक और वस्तु खरीदी, उसको 30% लाभ पे, 30% क्या होता है, 3/10, यानी कि उसने इसको 13/10 पे बेचा है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं, 5 8 × 40, 5 4 × 20, 840। इसका मतलब 840 इंटू 13 चौको 52, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 2 4 × 8, 2 8 × 16, 0 का 0, 5 4 × 20, 2 5 8 40 2 42। इनको ऐड करते हैं तो 0 8 6 2 1 3 और 4। इसका मतलब उसने यहाँ पे जो उसका आयु वैल्यू आई है 43,680, यानी कि उसने ये हानि और लाभ मिला के, पहले कोई चीज़ अगर 42,000 की थी तो अब उसने बेच दी है 43,680 की। तो लाभ कितना हो गया, इनका गैप कितने का है, 0 8 6 3 में 2 गया 1, 1,680 रुपये का लाभ मिल गया उसको। ठीक है, त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि अन्य दो कोणों का औसत है एक कोण। ठीक है, कौन से कोण होंगे, सबका लिख लेते हैं। ये क्या है, π/60, 180 60, π/6 180 6 से डिवाइड करो तो 30, पाई को मतलब 180 को 3 से डिवाइड करो तो 60, और पाई को 2 से डिवाइड करो 90। इसमें क्या लिखते हैं, पाई को 3 से डिवाइड करो 60, फिर पाई को 3 को 60 और ये 90। यहाँ पे क्या, पाई को यानी कि 180 को 60 से डिवाइड करो 30, फिर इससे 60 और 4 से डिवाइड करोगे तो 45। इनको इस वाले को यहाँ लिख लेते हैं, पाई को 2 से डिवाइड करो 90 90 और 60 30। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले ये चेक कर लो कि भैया त्रिभुज के कोण सही हैं भी। जैसे यहाँ देखो, तीनों का सम कितना है, 6 3 9 9 18 180, यही होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यहाँ कितना हो रहा है, 6 6 12 9 21, तो ये तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। यहाँ देखो 6 3 9 9 4 13, 135 के आसपास, ये भी नहीं बन सकता। यहाँ देखो 9 9 18 दो में ही हो गए, तो ये भी कतई नहीं बन सकता।
यानी ये तीनों कोण बन ही नहीं सकते त्रिभुज, तो आंसर सिर्फ पहला वाला ही होगा। ठीक है। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत 22 डिग्री रहा। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत 26 डिग्री रहा। पूरे महीने का औसत 24 डिग्री रहा। तो 16वें दिन का तापमान। अच्छा, जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। 16 दिन का तापमान कितना रहा? 22 डिग्री। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, यानी टोटल तापमान 352 रहा है। ठीक, 16 दिन का औसत बोला है ना, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अंतिम 16 दिनों का 26 डिग्री रहा, यानी 16 × 26, तो 16 × 96, 9, 16 दूनी 32 और 9, 32 और 9 41, यानी कि इन 32 दिनों का तापमान जो है कितना रहा है? 6 2 8, 5 1 6, 4 3 7, 768। और जबकि उन्होंने कह दिया पूरे महीने का 24 डिग्री, यानी 31 दिनों का कितना रहा है? 24। 24 का 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 × 24 कैरी 2, 24 2 24 थी, 72 2 74। 31 दिनों का 74 रहा है और 32 दिनों का 68 768 रहा है। 31 दिनों का 744 रहा है। तो 16वें दिन यानी मिडिल का दिन, तो इससे माइनस कर देते हैं। 768 से 744 माइनस कर देते हैं। 8 में 4 गए 4, 6 में 4 गया 2, 0। कितना रहा है? 24 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत? नवंबर कहाँ है? ये रहा। सुनील का वेतन कहाँ है? 10,500। कह रहे राहुल के वेतन का, राहुल का कहाँ है? ये रहा। राहुल के वेतन नवंबर में ही बोला है 11,500। कितना प्रतिशत है? ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। 2 0 से 2 0 चले गए। 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 10, 5 दिया 15, यानी 2100 को हम डिवाइड कर देते हैं 23 से। 23 से तो 9 से 23 नंबर 9 दिया, 23 नंबर कितना होता है? 217। 27 2 18 2, ये 27 2 9 18 2, 207, सॉरी 217 कह रहा था। यहाँ कितना बचेगा 3 कैरी 0 तो 9, 23 23 कम 23, 7 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 23 दिया 69। एक ही आंसर तो है। ठीक है, 91.3%। वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक पर 90 और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरुआत की। कितने स्वाद मिलेंगे? जब वो कह रहा है एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, तो ठीक है 1635 की जो डिस्टेंस थी, जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनके बीच का जो स्पीड होती है डिफरेंस हो जाता है। 90 और 108 के बीच का डिफरेंस कितना है? 18। ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं तो 5/18 कर देते हैं। 18 से 18 कट गया, 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी 327 सेकंड लगेंगे। ठीक है। एक समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। इसकी कर्ड की लंबाई कितनी होगी? देखो, एक समद्विबाहु समकोण ये है, ये समकोण है। ठीक है, ये इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। एक ट्रिपलेट होता है 45 45 और 90 का, क्योंकि ये 90 है, दोनों इक्वल है तो ये 45 45 होंगे। 1 1 और √2। इसका मतलब अगर ये a है और ये a है तो ये सीधी सी बात a√2 होगा। ठीक है, और नहीं तो पाइथागोरस से निकाल लो कि a² + a² इक्वल टू जो भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 2a² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा a√2। ठीक है, इस तरह आ गया a1 √2 होता है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल बोला। क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का हाफ, बेस कितना है a, हाइट कितना है a, यही आपको दिया है 50। तो a² आपका कितना आ जाएगा? 50 का ऊपर बचा 2 ऊपर चला जाएगा 100, तो a कितना आ जाएगा? 10। हमें कितने किसकी वैल्यू निकालनी है? a√2 की, तो a√2 आपका कितना आ जाएगा? 10√2। ठीक है, ये वैल्यू क्या होता है? साइन क्यूब a माइनस कॉस क्यूब a अपन साइन a माइनस कॉस a। अरे यहाँ तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, a³ माइनस b³ क्या होता है? a³ माइनस b³ a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, तो यहीं लगा देते हैं। तो साइन a माइनस कॉस a a² यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a
प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इससे ये कट गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो 22/7, आर कितना है 8 इंटू 8, ऊंचाई कितनी 14, 7 दूनी 14, तो 8 दूनी 16, 176 इंटू 8 दूनी 16, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई 16 96 9, 16 7 112 9, 112 और 9 121, 12 16 और 12 28, 2816 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 2019-20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, 2018-20-21 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। ओके, बी क्या है येलो वाला। ओके, 2019 यानी कि ये, 20 यानी कि ये, और 22 यानी कि ये, तीनों का जोड़ लेते हैं। 350 प्लस 375, 19 20 और 22 200, इनका अनुपात पूछा है 18 में, इन तीनों का ए में, यानी ये और ये और ये कितना है 150 प्लस 300 प्लस 250, जोड़ लेते हैं। 350 2 3 2 550, तो 375, 350 और 200 550, 550 और 375 कितना होता है 550 350 925, देख लेते हैं फिर भी 550 375, 5 7 5 12 5 3 8 1 9, 925। ठीक है, यहाँ 150 से 450, 450 250 700। ठीक है, 7 से काटते हैं इसको, 7 से काटो इसको 925 को, तो 7 एकम 7, 2 बचे 7 21, गलत तो नहीं है कुछ, 2 7 21, 5 से काटते हैं, इतना नहीं 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 55 25। ठीक है, यहाँ 5 5, ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 5 अट्ठे 40, 37 रेशी 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10t इक्वल टू 1/3, तो sec t पाइथागोरस बना लो। 10t क्या होता है लंबवत आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/3, जब ये है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी 10 हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हो गया आपका √10। ठीक है, √10। सेक निकाल लेते हैं। कॉस का उल्टा, कॉस कितना होता है कॉस होता है आधार वर्टिकल, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है √10, बेस कितना है 3, ये रहा। ठीक है, कह रहा है कि जब 28 75, ओके इनको लिख लेते हैं, 28 73 54 29 को 9 से डिवाइड करना है, तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल कितना निकलेगा, 9 से ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 9 से 9 चला गया, 5 4 ये भी 9 चला गया, 7 और 2 9 चला गया, अब बचा 2 + 8 + 3 8 2 10 3 13 बचा है। इसमें से अगर मैं 9 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4, यही आपका शेषफल है। ठीक है, ठीक है। 2021 में कुल उत्पादन इतना था, ये जो भी है। 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन निरूपित करने के लिए क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। केंद्रीय कोण क्या होगा, यहाँ परसेंटेज दिए गए हैं। अच्छा, एक सर्कल कितना 360 डिग्री का होता है, तो 100% बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है
360 डिग्री होता ही है, ठीक है। तो कह रहा है डी किसमें, डी कहाँ है, पी एल ओ वाले, एल ओ वाले 20%, यानी 5 से डिवाइड कर दो, तो यानी 20% आपका 5 सत्ते 35, 5 10, 72 डिग्री। यहाँ हम इसका कोई काम ही नहीं था, 72 डिग्री आ गया, ठीक है। नीचे दिया गया पाई चार्ट, आदित्य की मासिक आय 54,000 है, भोजन पर कितना खर्च करता है, भोजन पर 23%, यानी कि 54,000 का 23%, 23/100, 0 से 2 जीरो चले गए, 540, 23, 3 चौक 0, 3 चौको 12, 1 3 15 1 16, 2 चौको 8, 2 5 10, कितना बचेगा 0 2 8 से 14, 4 1 8 से 14, 1 1 2 और 12 420, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15.75 त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की चाप वाला एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे आराम से। चाप का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का अगर हम पेरीमीटर जो दिया गया है, यानी कि जो 11 दिया गया है, ये पेरीमीटर है त्रिज्यखंड का। तो थीटा, पहले थीटा निकाल लेते हैं, थीटा अपन 360, 2 पाई यानी 2 इंटू 22/7, 22/7, आर कितना है 15, एक मिनट 15.7 में पॉइंट खत्म कर लेते हैं। 15.75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 15 चौको 60 और 3 63/4, 63/4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको काटने में थोड़ी आसानी तब भी होगी। 11 2 जा 22, 11 से कट गया, ठीक। 7 9 जा 63, 9 40 जा, और 2 2 जा तो 2 दूनी 4 से 10 जा, यानी थीटा इक्वल टू आपका हो गया, ये 4 ऊपर जाएगा 4, 10 भी ऊपर जाएगा इंटू 10, थीटा आपका हो गया 40 डिग्री। कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का, क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360, यानी कि 40/360 पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7, आर कितना है यही अभी लिया 63/4 इंटू 63/4, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 7 9 जा 63, 9 चौको 36, 40 40 खत्म हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 11 जा, यानी कि 11 इंटू 63 क्या बच रहा है, 11 इंटू 63/2 इंटू 4 8, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 3 69/8, इससे काटते हैं, 8 64, 5 बचा 53, 8 6 48, 5 फिर बचा 5 फिर तो 8 6 48, 5 8 6 8 64, 5 3 8 6 48, 5 बचा, 8 6 48 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 5 बचा 8 5 40, 86.625, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज बिंदु पी और एस एक क्यू आर के एक ही ओर इस प्रकार हैं कि पी क्यू आर इक्वल टू 90, रेखाखंड क्यू आर ये है, ठीक है। पी और एस क्यू एस के एक ही ओर, पी ओ एस क्यू आर के एक ही ओर इस प्रकार है, पी क्यू आर एक ही ओर, मान लो इधर है, पी इधर है, मान लो पी, पी क्यू आर 90, ओके सॉरी, तो पी इधर होगा, तो पी क्यू आर ये 90 है। अब एस आर क्यू 90, एस आर क्यू यानी तो फिर एस यहाँ होगा, एस आर क्यू 90, और पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू ये ऐसे, ये पी नहीं है एस आर, ठीक है। सही कथन चेक कीजिए, पी क्यू आर सर्वांग एस ए एस के द्वारा, पी क्यू आर एस क्यू आर, इसको एक काम कर, यहाँ त्रिभुज की बात हो रही, पी क्यू आर और एस क्यू आर दो त्रिभुज हैं, इसका मतलब एक त्रिभुज होगा आपका ये और एक त्रिभुज होगा ये, इसको छोड़ो, हम लोग पी क्यू आर एक तरफ दिया गया तो पी क्यू आर हम लिख लेते हैं। अब पी क्यू का एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जैसे कि एक इक्वल वाली लाइन, बेस लाइन एंड हाइपोटेनियस, इक्वल वाली लाइन, बेस लाइन, हाइपोटेनियस। यहाँ भी देखो इक्वल वाली लाइन यानी कि
एस आर बेस लाइन आर क्यू और ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूस क्यू एस। एस आर क्यू क्यू एस का मतलब ये तुम्हारी क्या हो गया, एस आर क्यू क्यू एस, यानी एस आर क्यू क्यू एस, एस आर क्यू क्यू एस, इधर से इधर इधर, यानी एस आर क्यू। ये आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है, सवांश होंगे, ठीक हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ओके, ये ओ सी है जिसका केंद्र ओ है। पी सी बाहर, पी जो है सी का एक बाहु बिंदु है, पी यहाँ कहीं है। मान लीजिए पी ए पी सी की दो स्पर्श, बी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये पी है, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, ए बी इस पर, ठीक है। पी ए और पी बी एक दूसरे 60 डिग्री पर हैं, इसका मतलब ये 60 डिग्री पर हैं। तो एंगल पी ओ ए ये निकालना है। अच्छा, जब हम लोग जो सेंटर से लाइन ले जाते हैं, ये इस एंगल को 2 हिस्सों में बांटेगी, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 30। हमें पता है रेडियस जो टेंजेंट होती है कितने बनाती है 90, 9 3 12 120 डिग्री, तो ये कितना बचा 60 डिग्री का, त्रिभुज ही है ना, 60 डिग्री बचा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वाला सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय।